हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजीटी और आप सभी साथियों का स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर थर्ड क्लास आज हमारी हो रही है। चाइल्ड डेवलपमेंट के इंटेलिजेंस का थर्ड क्लास यहाँ पर हो रहा है। 2 पार्ट पहले आ चुके हैं, थर्ड पार्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है। थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो लेट इसलिए हो गया था क्योंकि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ समय से इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम और वेदर प्रॉब्लम की वजह से इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करा। उसके बाद आप लोगों को हर एक अपडेट भी देना, तो वो सारा टाइम मैनेज जो है वो सही से नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लेट हो गया। हालांकि मैं कल आपको बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें क्लास में। ठीक है, तो चलिए क्लास आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारे टॉपिक शॉर्ट रहेंगे, ठीक है, उनको मैं बोर्ड पे आप लोगों को कराऊंगा, और जो थोड़े से लेंदी रहेंगे जिसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ पर याद करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, तो उसको हम पीडीएफ के माध्यम से यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और ये पीडीएफ मैं आप लोगों को चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोगों टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑनलाइन स्टडी आरजीटी आप जब आप सर्च करोगे तो जो पुराना वाला लोगो था वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस वाले चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लेना और वहाँ पर आप लोगों को क्विज़ और ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, तो यूपी टेट के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट किया गया है और मैथ्स की क्लासेस लगातार चल रही हैं और ईवीएस की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं और आप लोगों का ये भी कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जिन्होंने जो भी साथी पहली बार जुड़ रहा है वो प्रीवियस ईयर की वीडियोस प्रीवियस वीडियोस जो है वो देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया था कि हमारे जो सिद्धांत थे, किसने क्या क्या चीज़ें जो है वो बताई हैं, किस व्यक्ति ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो हर किसी ने, देखिए जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं, इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि त्रिविमीय त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है, त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका था, ये सारी चीज़ें लिखवा चुका था। अब इन सभी सिद्धांतों के अंदर से जो सिद्धांत हमारे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल बनते हैं आप लोगों के लिए, उन सिद्धांत की एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या वो कहना चाह रहे हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मेनली आप लोगों को वीडियो एंड तक देखना है एनर्जी के साथ, और कमेंट के माध्यम से अगर कुछ गलती लगती है, कुछ कमी लगती है, तो वो भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, बाकी लाइव क्लासेस रात को चलती हैं, आप लोग उसमें भी जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट और अच्छी चीज़ें निकाल करके ला सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक तत्व एक कारक का सिद्धांत। देखो, बुद्धि में कोई एक तत्व या एक बौद्धिक क्षमता होती है, ठीक है, जो व्यक्ति की सभी क्रियाओं में विद्यमान होती है। जिसके पास एक तत्व होगा वह सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करेगा। ठीक है, ये कहा था बिने ने। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था, बिने साहब ने ये चीज़ें कही थी कि एक तत्व होता है हमारी बुद्धि के अंदर, यानी कि जैसे ये हमारी बुद्धि है ना, तो एक फैक्टर है कोई इसके अंदर ऐसा जो सारे काम कर रहा है। ठीक है, उसी के थ्रू सारे काम हो रहे हैं, उसी के थ्रू सारी चीज़ें हम समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ कही थी कि वही एक ऐसा तत्व है जिसके थ्रू हम सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं और सारी चीज़ें हमारी हो रही हैं। ठीक है, नोट इसके अंदर है कि इसे बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, निरंकुशवादी सिद्धांत भी से कहते हैं, ये अन्य नाम के अंदर ये आ जाते हैं। ठीक है, हालांकि इसके बाद जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया बिने साहब ने, तो अब हर किसी सिद्धांत की आलोचनाएं भी जो है वो अलग अलग मनोवैज्ञानिक द्वारा की गई है कि नहीं भाई, आप एक तत्व कैसे कह रहे हैं, बुद्धि तो हमारी हर एक फैक्टर में काम कर रही है और ज़रूरी नहीं है कि एक ही फैक्टर जो है, ये एक ही तत्व जो है वो हर फैक्टर में लग जाए, हर चीज़ में लग जाए। ठीक है, तो इसलिए इसका भी विरोध हुआ, हर किसी का विरोध जो है वो किया गया था। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने जो आप लोगों को सेकंड क्लास कराई थी उसके अंदर बताया था, और फर्स्ट क्लास भी आप लोग ज़रूर से देख लेना, आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट आप लोग देखते रहिए। ठीक है, अगला है द्वितत्व द्विकारक का सिद्धांत। ठीक है, तो ये किसने दिया था, आपका स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, स्पीयरमैन ने दिया था। तो इन्होंने देखिए बुद्धि को दो प्रकार में बांटा है, बुद्धि को इन्होंने 2 तरीके से बांटा है। किसमें, एक आपका सामान्य तत्व, ठीक है, और एक आपका विशिष्ट तत्व। ठीक है, एक आपका जनरल फैक्टर और एक आपका स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, जीएफ यानी कि जनरल फैक्टर, एसएफ यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर में ये इन्होंने बांटा है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि बुद्धि या तो सामान्य तत्व है, मानसिक ऊर्जा है, या फिर विशिष्ट तत्व है। अब ये जो सामान्य तत्व है इसको भी 2 प्रकार से बांटा गया है। देखिए, इस डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब इन्होंने कहा है कि देखिए, जो सामान्य तत्व है ये आपके जन्मजात होते हैं और निश्चित मात्रा में होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग पहली क्लास पर चलो, जो हमने पहली क्लास करी थी जिसके अंदर आप लोगों को बताया था एक हेरिडिटी और इन्वायरमेंट नाम की एक चीज़ होती है, बताया था बच्चा डेवलपमेंट कैसे करता है, बच्चे के अंदर विकास कैसे होता है, किसका प्रभाव पड़ता है, हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का। तो इसको आप हेरिडिटी से याद रख सकते हो, यानी कि ये जो भी काम हो रहे हैं, जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, ये हेरिडिटी के थ्रू हो रही हैं। और जो विशिष्ट तत्व है इसके अंदर आप लोगों का इन्वायरमेंट जो है वो काम
करेगा। किस तरीके से? अब देखिए, जन्मजात जो आप लोगों की बुद्धि है वो आपको कहाँ से मिली है? वो भाई हेरिडिटी के थ्रू ही तो मिली है, ठीक है। और जो निश्चित मात्रा में है, यानी कि देखो उसकी एक मात्रा जो है वो निश्चित है, आप उसके अंदर परिवर्तन भी जो है वो नहीं कर सकते हो। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि उसके अंदर भी आप लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हो। और सारी चीज़ें आप लोगों की, कुछ चीज़ें जो आप लोगों को आपके मम्मी पापा से, दादा दादी से जो है वो मिलती हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था ना कि ऐसा होता है कि पापा जी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, मैथ्स में उनकी रीजनिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उनके हो सकता है उनके बच्चों की भी रीजनिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। स्टार्टिंग से ही कोई बच्चा ऐसा रहता है कि जो मैथ्स बहुत ईजीली एकदम से समझ जाता है, और बहुत से बच्चों को टाइम लगता है। तो ये कैसे हैं? ये हेरिडिटी के थ्रू आप लोगों को मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक तरीके से हेरिडिटी का पार्ट हो गया। और दूसरा आपका विशिष्ट तत्व, तो ये आपका पूर्व अनुभव व प्रशिक्षण से परिवर्तनशील होता है और प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है। यानी कि आपका हर एक व्यक्ति का जो माइंडसेट है, हर एक बच्चे की जो बुद्धि है या हर एक व्यक्ति की जो बुद्धि है वो अलग अलग है, ठीक है। परिवर्तन उसके अंदर होते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब मैं छोटा था तो मेरी बुद्धि इसी हिसाब से थी, आज उसके अंदर चेंजेस आए हैं और 2 साल बाद चेंजेस आएंगे और 10 दिन बाद भी उसके अंदर चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। क्यों? कि परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन चलेगा और परिवर्तन का प्रभाव भी पड़ेगा, इसीलिए इसको विशेष तत्व भी कहा गया है, ठीक है। और कुछ पूर्व अनुभव जो प्रशिक्षण दिया हुआ है, यानी कि मान लो अभी हमें कोई चीज़ नॉलेज हम कुछ ले रहे हैं, तो हो सकता है उसमें हम पुराना कोई नॉलेज हम पे हो उस चीज़ से रिलेटेड, तो हम उससे कनेक्ट करेंगे और उसको और अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं, ठीक है। तो ये था आपका द्वितत्व और द्विकारक का सिद्धांत। अब इसमें अगला देखते हैं। अगला इसके अंदर हम देखेंगे बहुतत्व का सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। बहुतत्व का सिद्धांत, एक मिनट, बहुतत्व का सिद्धांत, ठीक है, जिसको कि हम बालू सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के अंदर पाए जाते हैं। इसने किसी तुलना बालू से की है। अब देखिए थॉर्नडाइक साहब क्या कहते हैं बहुतत्व के सिद्धांत के अंदर, एक मिनट, बार बार प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब ये था कि अब जैसे कि बेने साहब ने बताया कि भाई एक फैक्टर होता है, ठीक है, और हमारे दूसरे साहब थे उन्होंने बताया कि 2 फैक्टर होते हैं, स्पीयरमैन साहब ने, ठीक है। थॉर्नडाइक जी कह रहे हैं कि नहीं, ना एक फैक्टर होता है ना 2 फैक्टर होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। यानी कि हम हर एक काम जो कर रहे हैं, हर एक चीज़ पर जो हम अपनी थिंकिंग लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, वो अलग तरीके से होता है। यानी कि उसका एक अलग तत्व जो है हमारे अंदर है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका अलग तत्व है, अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं उसका अलग तत्व है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसका अलग तत्व है। यानी कि हर एक काम को जो हम करते हैं, जैसे कि इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि जो भी हम जितनी भी मानसिक क्रियाएं करते हैं, मानसिक क्रियाएं करने से मतलब यह है कि तो बुद्धि तो हर काम में लग रही है। अभी आप लोग पढ़ रहे हो, इसमें भी बुद्धि लग रही है, तो आप पढ़ रहे हो तो इसमें आपका अलग तत्व लगेगा। आप किसी को पढ़ा रहे हो उसमें अलग तत्व लगेगा, आप कहीं से कोई चीज़ देख रहे हो उसमें अलग तत्व लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे तत्व इनके द्वारा जो है वो हमारी बुद्धि में पाए जाते हैं। हर एक काम का एक अलग तत्व जो है वो रहता है, ठीक है। और इन्होंने इसकी तुलना बालू से की थी। बालू मतलब आपका क्या होता है? रेत होता है, ठीक है। क्या होता है आप लोगों का? रेत होता है, ठीक है। अब बालू से तुलना क्यों की? बालू से तुलना इन्होंने इसलिए की क्योंकि भाई बालू कैसा होता है? बहुत सारा होता है ना, बिल्कुल आपस देखा होगा ना, आप अगर एक मुट्ठी बालू ले लो तो आप उसे गिन पाओगे? नहीं, क्योंकि वो उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है उसकी, उसको आप गिन नहीं सकते उसको। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हम उनकी गिनती भी नहीं कर सकते एक तरीके से। तो ये इन्होंने कहा है, ठीक है। इन्होंने इसको बालू का सिद्धांत, परमाणुवाद, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा है, ठीक है। ये इसके अन्य नाम होते हैं, बट मेनली आप लोगों को नाम तो देखिए थोड़े से पढ़ना है। बट हाँ, जो आपको मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो के अंदर चीज़ें बताई हुई हैं उनको आप लोग देख लोगे तो वही नाम इंपॉर्टेंट रहता है और वही आप लोगों को परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला है समूह कारक का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, थ्रस्टन ने ये दिया है। इन्होंने कहा है कि सिद्धांत स्पीयरमैन से प्रभावित है, ठीक है। यानी कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया ये स्पीयरमैन से प्रभावित है। स्पीयरमैन अभी हमने ऊपर पढ़ा जिन्होंने द्वितत्व का सिद्धांत दिया, ठीक है। ये कहते हैं कि चलिए उनसे प्रभावित थे, तो यानी कि इनकी थिंकिंग भी, इनकी जो सोच थी वो भी उनके जैसी मिलती जुलती थी, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक दी थी PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, ठीक है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी यानी कि छोटे बच्चों की एक तरीके से बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि इसने अपनी पुस्तक PMA में बताया कि बुद्धि को 2 कारक नहीं बल्कि 13 जन्मजात मानसिक योग्यताओं का समूह है, जिसमें से 7 को मानसिक योग्यता की मान्यता प्राप्त है, ठीक है। क्योंकि देखिए स्पीयरमैन ने 2 चीज़ें जो है वो बताई थी। अब ये उनसे प्रभावित थे कि इन्होंने 2 चीज़ें यहाँ पर बताई है, फिर इन्होंने उस पर काम किया तो इन्होंने बताया कि नहीं 2 नहीं है, ज़्यादा है, ठीक है। अब
थॉर्नडाइक साहब ने तो बहुत सारे बता दिए कि भाई बालू है पूरा ये एक तरीके से, यानी कि कोई गिनती नहीं है एक तरीके की, ठीक है। बट इन्होंने क्या बताया है यहाँ पर, इन्होंने बोला है कि नहीं ज़्यादा है, बट इन्होंने 13 बताई है कि भाई 13 जन्मजात मानसिक योग्यताएं इसके अंदर होती है, जिनके अंदर से जो इम्पोर्टेंट है, जो काम की हैं, वो हमारे पास 7 हैं, ठीक है। इसका कोड आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, कोड याद रखेंगे SNVRMWP, ठीक है, SNVRMWP, ठीक है, ये इन्होंने इसका कोड दिया है, ठीक है। तो ये याद रखने का है। अब S से क्या है, N से क्या है, V से क्या है, सब चीज़ें देख लेते हैं एक बारी में, ठीक है। आप लोग कमेंट कर देना, आप लोगों को इसका क्या मिल जाएगा, आपको इसका PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप पर ही अपलोड तो हो ही जाएगा, तो आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। पहला है स्पेशल एबिलिटी, ठीक है, किसी चीज़ को गहराई से समझने की योग्यता। यानी कि अब देखो इन्होंने क्या बोला कि जो भी हमारे दिमाग के अंदर या हमारी बुद्धि से रिलेटेड जो भी हमारे अंदर तत्व हैं, उनके अंदर इन्होंने कहा कि ये 7 तत्व सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन 7 तत्वों के आधार पर ही यहाँ पर हमारी बुद्धि काम करती है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो पहला है देखिए स्पेशल एबिलिटी, यानी कि किसी चीज़ को गहराई से समझने की योग्यता हमारे अंदर है। नंबर एबिलिटी, गणित योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए या हमारे अंदर होनी चाहिए या है, ठीक है, यानी कि हम गणित की अच्छी समझ रखें। वर्बल एबिलिटी, शब्दों की अच्छे से पहचान करें। रीजनिंग एबिलिटी, तर्क वितर्क करने की योग्यता। अब बहुत से बच्चे नहीं रीजनिंग लगा पाते हैं, तो उनसे कहते हैं ना कि भाई रीजनिंग क्यों पढ़ाई जाती है आपको, इसलिए कि ताकि आपका थोड़ा मानसिक विकास हो, माइंड थोड़ा सा आप लोगों का रनिंग में आ जाए, इस तरीके का कि आप थोड़ा सा और ज़्यादा सोचो उस चीज़ पर, जो आपको चीज़ दी हुई है उस पर आप और अलग से तर्क कर सको कि हाँ इस पर ये भी हो सकता है, इस पर ये भी हो सकता है, ठीक है। मेमोरी एबिलिटी, याद रखने की क्षमता आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। वर्बल एबिलिटी, यानी कि अभिव्यक्ति या बोलने की योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। परसेप्चुअल एबिलिटी, किसी परिस्थिति में निर्णय लेने की योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। अब देखिए आप लोगों ने 7 पॉइंट पढ़े, इंपॉर्टेंट है सारे 7 पॉइंट, और आप लोगों को पढ़ के भी लगा होगा कि हाँ इन्होंने ये बात बहुत सही कही है कि ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। भाई हमारे अंदर समझने की योग्यता होनी चाहिए, हमें मैथ्स आना चाहिए, हमारे अंदर रीजनिंग होनी चाहिए, हमें किसी के सामने बोलना आना चाहिए, हमें चीज़ें याद रहनी चाहिए, हमें कहीं तर्क वितर्क करना आना चाहिए, हम प्रॉब्लम में आ जाएं या हम किसी भी ऐसी सिचुएशन में आ जाएं तो हमें वहाँ पे निर्णय लेना भी आना चाहिए। तो ये सारी एबिलिटी अंदर होनी चाहिए। और आप लोग एक टीचर बनने वाले हो तो आप लोगों के अंदर ये सभी एबिलिटी मैं मानता हूँ सभी के अंदर मौजूद होंगी। और अगर कोई बच्चा कहीं बोलने में या किसी चीज़ में घबराता है तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, बोलिए, नॉलेज लीजिए, नॉलेज बांटिए, बहुत अच्छा रहता है। आप लोग जब बोलने की प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप लोग खुद से ही सीखने शुरू कर देते हो। फिर आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ भी सीखनी है, ये चीज़ भी करनी है, ठीक है। पहले हम भी नहीं बोल पाते थे ऐसे, पर धीरे धीरे जब गलतियाँ करी, सीखा, तो यूट्यूब पर अब बोलना शुरू कर दिया। अब हम कितने भी सामने आ जाए उनके सामने भी हम अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है, नहीं अब शर्म लगती है इन चीज़ों की, ठीक है। चलिए, तो पूरी एनर्जी के साथ बने रहिए वीडियो में, अभी आगे वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को आज का वीडियो, आज का सेशन कैसा लगा PDF के माध्यम से। अगर पॉसिबल हुआ, अगर आपको यही अच्छा लग रहा है तो इस पर ही कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। अगला है, थर्स्टन ने मानसिक योग्यताओं को जन्मजात बताया है। इस तरह ये स्पेयरमैन के जनरल फैक्टर को समर्थन देते दिखते हैं किंतु स्पेसिफिक फैक्टर को नहीं, ठीक है। तो आपका स्पेयरमैन ने 2 चीज़ें बताई थी, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। तो ये जनरल फैक्टर को समर्थन देते हैं कि हाँ ठीक है जन्मजात होती हैं चीज़ें, क्योंकि इन्होंने अपनी जो 7 चीज़ें बताई है ना, इन्होंने 13 चीज़ें जन्मजात बताई है, तो 7 इन्होंने इंपॉर्टेंट बताई है। तो जन्मजात आपका किसके अंदर आ गया, जनरल फैक्टर के अंदर, यानी कि जो हेरिडिटी के थ्रू आप लोगों के अंदर आ रहा है, और स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि जो वो बाद में वातावरण से सीख रहा है, तो इन्होंने उसको महत्व नहीं दिया है, ठीक है। इसीलिए इन्हें किससे कनेक्ट किया जा रहा है, आप लोगों का स्पेयरमैन से, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है कि जो आपके थर्स्टन है इनको किन से कनेक्ट किया गया है, आप लोगों का स्पेयरमैन से, ठीक है। थर्स्टन ने अलग अलग कारकों का विश्लेषण किया है, इसलिए इसे कारक विश्लेषण सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने अलग अलग कारक बताए हैं तो इसलिए इसे कारक विश्लेषण सिद्धांत भी कहते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। किसने दिया है ये, कैटल और हॉर्न ने, ठीक है, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा है, 2 प्रकार की बुद्धियाँ बताई हैं इन्होंने भी, ठीक है। अब जैसे स्पेयरमैन ने बताई थी भाई जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर है, ठीक है। इन्होंने भी बुद्धि को 2 प्रकार में बांटा है, एक तरल बुद्धि और एक आपकी ठोस बुद्धि, ठीक है। तरल बुद्धि जो आप लोगों की होती है वो होती है आपकी जन्मजात, ठीक है, और ठोस बुद्धि होती है आपकी कैसी,
अर्जित बुद्धि। एक मिनट। तो इन्होंने भी देखिए स्पेयरमैन के जैसे दो चीज़ें बताई हैं कि आप लोगों का तरल बुद्धि होता है और एक ठोस बुद्धि होता है। तरल बुद्धि को इन्होंने कनेक्ट किया आप लोगों का जन्मजात यानी कि हेरिडिटी वाली चीज़ आ गई, और ठोस बुद्धि यानी कि आपकी अर्जित, जो आप लोग अर्जित करते हो। अर्जित कहाँ से करता है इंसान? इन्वायरमेंट से ही तो करता है, ठीक है। तो दोनों सेम है, देखो ये भी उनसे कनेक्टेड हो गया। अब देखो, अब आप लोगों ने इसके अंदर एक चीज़ देखी होगी, आप अब इस चीज़ को समझ आए। देखिए एक तो आपका, एक मिनट, एक आपका स्पीयरमैन, ठीक है, एक आपका कैटल हॉर्न, कैटल और हॉर्न, और एक आपका कौन से, ये वाले भाई साहब, थर्स्टन, ठीक है। ये तीनों एक ही चीज़ें जो है वो बता रहे हैं, बट इन्होंने क्या करा था, इन्होंने स्पेसिफिक फैक्टर को मना कर दिया था थर्स्टन ने, और स्पीयरमैन और आपके कैटल और हॉर्न, ये दोनों के चीज़ें इन्होंने एक ही बताई है, बट उसको अलग अलग नाम दे दिया है। उन्होंने क्या बताया था, जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर, इन्होंने बता दिया तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि, ठीक है। तो ये आपको रखनी है। तो जन्मजात जो होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, और अर्जित जो होती है लॉन्ग टर्म होती है। यानी कि देखो, जन्मजात जो चीज़ें हमारे अंदर आई है वो हमारे अंदर तो वो रहेंगी, बट जब हम चीज़ें अर्जित कर लेते हैं तो हम फिर उसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं कि साइड में रख देते हैं कि चलिए ठीक है, ये चीज़ें तो हमारे अंदर हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि जो हम इन्वायरमेंट से सीख रहे हैं उसको हम यहाँ पर क्या दें, महत्व दें। और आदमी करता भी ऐसे ही है। जो चीज़ें अब हम सीख रहे हैं, क्वालिटी हमारे अंदर बचपन से कुछ ना कुछ रही होंगी, कुछ ना कुछ ऐसा हर व्यक्ति के अंदर रहता है जो वो बचपन से सीख के आता है या बचपन से उसके अंदर होता है। बट जब वो इन्वायरमेंट में आ जाता है तो वो कोशिश यहाँ पर ये करता है कि हाँ मैं नई चीज़ें सीखूँ और उन्हीं चीज़ों को फॉलो यहाँ पर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँ, ठीक है। अगला सिद्धांत देखते हैं, त्रिस्तरीय सिद्धांत, ठीक है। त्रिस्तरीय सिद्धांत जो किसने दिया आपका, कैरॉल ने, ठीक है। त्रिस्तरीय सिद्धांत, ठीक है, यानी कि 3 स्तर हैं इसके। कौन कौन से? सामान्य, विस्तृत और संकीर्ण बुद्धि, ठीक है। यानी कि जनरल, ब्रॉड और नैरो, ठीक है। जनरल कैसा? सामान्य, ब्रॉड बड़ा, नैरो मतलब कुछ कम या थोड़ा सा, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि कैरॉल ने सभी सिद्धांतों को जोड़ दिया, इसलिए सामान्यत्व बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। इन्होंने 3 प्रकार से बुद्धि को बताया है कि हमारी बुद्धि जो होती है वो सामान्य भी होती है, ब्रॉड होती है और नैरो भी होती है, ठीक है। और इन्होंने इन तीनों चीज़ों को मिला दिया, ज़्यादा कुछ इसके अंदर ऐसा खास नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें ये बताई जा रही है ना, अगर आप लोग अच्छे से वीडियो को देखोगे तो एग्ज़ाम में मिलेंगी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमें भी मिली थी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही सारी चीज़ें जो नोट्स बने हुए थे ये आप लोगों को करवा रहा हूँ। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए तो हम प्रीवियस ईयर सभी देखने वाले हैं ही, ठीक है। त्रिविमीय बुद्धि संरचना सिद्धांत जो कि गिलफर्ड ने दिया था, ठीक है। अब आप लोगों सेकंड वीडियो ज़रूर देखना, ताकि उसके अंदर आप लोगों को सारे सिद्धांत और उनके वो किसी ने दिए हैं वो आप लोगों को पता चल जाए। उनको आप एक कॉपी में नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी पॉसिबल हुआ तो आप लोगों को वो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, फ़ोटो इसका मिल जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने इसके 3 चीज़ें बताई है, विषय वस्तु, संक्रिय और उत्पाद, ठीक है। इन्होंने बताया है कि एक तो कंटेंट होता है, एक आपका ऑपरेशन होता है, एक आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो कंटेंट है वो है 5, ऑपरेशन भी 5 है, और आपका प्रोडक्ट जो है वो 6 इन्होंने बताए हैं। अब 5 जो कंटेंट है वो कौन कौन से? एक तो आपका दृश्य, श्रव्य, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक। यानी कि आपका दृश्य विजुअल, श्रव्य यानी कि सुन रहे हो ऑडिटोरी, ठीक है, सांकेतिक सिंबॉलिक, और शाब्दिक सिमेटिक, और व्यवहारिक यानी कि बिहेवियरल, ठीक है। तो ये इन्होंने इंपॉर्टेंट इसके बताए हैं कि विषय वस्तु के अंदर ये 5 चीज़ें आप लोगों की देखने को आप लोगों को मिलती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगला जो हम देखते हैं, मूल्यांकन, ठीक है, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति, संज्ञान, ठीक है। ऑपरेशनल के अंदर, संक्रियाओं के अंदर ये 5 चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि मूल्यांकन होता है, अभिसारी चिंतन होता है, अपसारी चिंतन होता है, स्मृति होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। इंग्लिश में नाम आप लोग स्वयं से इसके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उत्पादक में, प्रोडक्ट में क्या होता है, इकाइयाँ होती हैं, वर्ग होते हैं, संबंध होते हैं, पद्धति होती है, स्थानांतरण होता है, आशय होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। आगे इन्होंने कहा है कि जब किसी विषय वस्तु के साथ मानसिक संक्रियाएँ की जाती हैं तो 6 प्रकार के बौद्धिक कारक बनते हैं, ठीक है। 5 × 6 × 6 यानी कि 180 प्रकार यहाँ पर बनते हैं। तो ये जो इन्होंने चीज़ें यहाँ पर बताई हैं, यानी कि जो आपके यहाँ पर ये 3 चीज़ें इन्होंने दी हैं, विषय वस्तु, संक्रियाएँ, उत्पादक, इन तीनों का जब गुणा कर दिया जाता है, तीनों को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो 180 संक्रियाएँ यहाँ पर बनती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें इन्होंने बताई हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि शुरुआत में
गिलफोर्ड ने 120 दिए, फिर 150 तथा अब 180। तो शुरुआत में इन्होंने 120 बताया इसको, उसके बाद इन्होंने इसको फिर 150 कर दिया, उसके बाद फिर 180 कर दिया है। ठीक है, अब 120 का मतलब ये है कि इन्होंने 4 4 4 दिए होंगे, ताकि 4 × 4 नहीं, कितने दिए होंगे इन्होंने शुरुआत में? अगर हमारे 120 बन रहे हैं तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 4 4 और 4 हो सकते हैं फिर उस हिसाब से, मतलब चलिए, तो ये मैथ थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो शुरुआत में तो 120 इन्होंने दिए थे, तो उस हिसाब से इन्होंने इन कैटेगरी में बांट दिया होगा इसको। ठीक है, उसके बाद इन्होंने फिर 150 दे दिए, ठीक है, वो बांट दिया, और उसके बाद अब इन्होंने 180 ये दे दिए हैं। ठीक है, तो उस तरीके से अगर हम इसको देखें तो अब 180 जो है वो इनके द्वारा कहे गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है, ये सेम रिपीट हो गया है। इसके बाद है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। ठीक है, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि होती है और अंतर्व्यक्तिक बुद्धि होती है, तो दूसरे की भावनाओं व संवेगों को नियंत्रित करना। ठीक है, तो ये होते हैं आपके व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। जैसे कि नेता होते हैं, चिकित्सक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, ये कैसे करते हैं? ये आपको एक तरीके से डाइवर्ट भी कर देते हैं। आप लोग परेशान हो, आप लोग डॉक्टर पे गए, तो वो ऐसी बातें करेगा कि आप लोग वहीं ठीक हो जाओगे, दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नेता कैसे होते हैं भाई? देखो, इनके बोलने की स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, तो ये सामने वाले को एक तरीके से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और अपनी बातों में ले आते हैं। ठीक है, अगली बुद्धि होती है हमारी प्राकृतिकवादी बुद्धि। जो प्रकृतिवादी बुद्धि होती है वो कौन होते हैं? प्रकृति के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, उसके बारे में ज़्यादा वो बात करते हैं। जैसे माली हो गया, कृषि वैज्ञानिक हो गए, और किसान हो गए। अब किसानों के बीच में अगर आप लोग बैठ जाओ, जैसे मान लीजिए हम भी गाँव जाते हैं, बैठते हैं, तो थोड़ी देर जैसे सब आए 2-4 जैसे भैया वगैरह सब परिवार के बैठते हैं, तो क्या होता है कि कुछ समय बाद खेत की बात शुरू हो जाती है कि ये चीज़ बोनी है, ये ऐसा करना है, इस चीज़ को भी इतना खाद लगना चाहिए, इस तरीके से इसमें बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो है वो देखी जाती हैं। तो वो एक तरीके से उनकी बुद्धि हम कैसी मानेंगे? वो एक कृषि वाली बुद्धि है, और प्रकृति प्रेमी जो है वो बुद्धि उनकी हम मानेंगे। ठीक है, यानी कि वे क्या हैं? वो प्रकृति प्रेमी हैं। ठीक है, तो ये उनकी बुद्धि होगी। ठीक है, अगली है अस्तित्ववादी बुद्धि, यानी कि जीवन व मृत्यु के बारे में सोचना। ठीक है, जो हमारे दार्शनिक होते हैं, यानी कि जो थोड़ा सा एक लंबी थिंकिंग करते हैं, ज़्यादा आगे का भी सोचते हैं। ठीक है, तो दार्शनिक हमारे जीवन व मृत्यु के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब नोट इसमें कुछ दिए हुए हैं। गार्डनर का मानना था कि मस्तिष्क के किसी भाग में क्षति हो जाए और एक क्षमता नष्ट हो जाए तो उसका किसी अन्य क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब ये इनके द्वारा कहना है कि अगर मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की कोई क्षति अगर हमारे किसी एक भाग में हो जाती है तो उसका किसी दूसरे पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये बात इन्होंने कही। ठीक है, अगली बात इन्होंने कही है कि सभी लोगों में 9 प्रकार की बुद्धि होती है, किंतु जब कोई एक बुद्धि अधिक बढ़ जाती है तो व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। ये बात इन्होंने कही है कि भाई काफ़ी सारी बुद्धियाँ होती हैं, पर जिस एक चीज़ के बारे में वो ज़्यादा थिंकिंग करता है, ज़्यादा उसका वो वर्क करना शुरू कर देता है, तो उसकी पर्सनैलिटी एक तरीके से वैसी ही बन जाती है। ठीक है, अब इसकी आलोचना भी हुई। आलोचना तो देखो सभी की हुई है। अब इसमें कहा गया है कि यह सिद्धांत वैध नहीं है, क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में बुद्धि का मापन संभव नहीं है। बहुत सारे अभाव हैं, तो इस वजह से इसका बुद्धि का मापन हम नहीं कर सकते हैं। यह सिद्धांत शोध पर आधारित ना होकर उसकी व्यक्तित्व सोच पर आधारित था, क्योंकि इसके अंदर शोध अभी तक नहीं हुए थे। ठीक है, शोध के बारे में बताया था ना मैंने आपको, लास्ट पार्ट में बताऊंगा, वो 1-2 वीडियो में वो पार्ट भी हमारा होगा कि कैसे हम बुद्धि मापन करते हैं। तो शोध पर आधारित शोध ही नहीं हुए, तो इसलिए इन्होंने इसको सही नहीं माना है। बुद्धि प्रतिभा योग्यता है, कई प्रतिभाएं या योग्यताएं मिलकर बुद्धि बनती हैं, अर्थात ये 9 प्रकार की योग्यताएं हैं जिन्हें गार्डनर ने बुद्धि कहा है। अब जैसे ऊपर सबने बताया कि 7 प्रकार की है, कोई कह रहा है 3 प्रकार की, कोई कह रहा है 1 प्रकार की, कोई कह रहा है 2 प्रकार की, इन्होंने 9 प्रकार की बता दी। ठीक है, तो हर एक ने अपने अपने हिसाब से सारी चीज़ें बताई है। ठीक है, अब स्टर्नबर्ग का है त्रितंत्र सिद्धांत। ठीक है, स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत, पुस्तक इन्होंने दी थी बियॉन्ड IQ। ठीक है, IQ समझ गए होंगे। ठीक है, तो इन्होंने भी एक तरीके से यहाँ पर अब देखो 3 प्रकार से इन्होंने बता रखी है, त्रितंत्र बता रखे हैं इन्होंने, क्रिएटिव आपका क्रिएटिव, और आपका प्रैक्टिकल, और आपका एनालिटिकल। ठीक है,
क्रिएटिव कैसे होते हैं? जो पूर्व ज्ञान का अनुभव से नवाचार तथा मौलिकता को बढ़ाती है और नए नियमों तथा संसाधनों का निर्माण करते हैं। ठीक है। व्यवहारिक आपके हो जाएंगे व्यक्ति की सूझबूझ तथा व्यवहार में दिखती है, समायोजन के लिए ज़रूरी है। और आपका एनालिटिकल में हो जाएंगे, इसमें व्यक्ति वाद विवाद तर्क वितर्क करता है, अर्थात व्यक्तियों में समाधान। अब देखो समझो इसको, क्रिएटिव कैसा होता है आपका, जो आदमी सोचता है। अब देखो आप लोगों ने देखा होगा बहुत से बच्चों की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, कुछ नई नई एक्टिविटीज़ वो करते हैं, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करते हैं। अब देखो जैसे आपके लोगों के आर्किटेक्चर होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, तो ये कैसे है, ये क्रिएटिव माइंड है इन लोगों का, ये क्रिएटिविटी की तरफ जा रहे हैं, कुछ नया लेकर के आ रहे हैं। ठीक है। इंजीनियर्स आप लोगों क्या कर रहे हैं, यही सारे काम तो कर रहे हैं भाई। अलग अलग टाइप के फ़ोन आ गए, लैपटॉप्स आ गए, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है। तो क्या है, क्रिएटिव माइंड है। ठीक है। आप लोगों का प्रैक्टिकल माइंड, जो सूझबूझ तथा व्यवहार में दिक्कत है, समायोजन के लिए जरूरी बुद्धि। ठीक है। और प्रैक्टिकल कैसे होता है, व्यवहारिक वाली बुद्धि वाली कैसे होते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी में शो होता है कि हाँ भाई ये किस तरीके का आदमी होगा, वो उस तरीके से ही शो अपने आप को करते हैं। ठीक है। एनालिटिकल बुद्धि कैसी आप लोगों की होती है, विश्लेषणात्मक बुद्धि किस तरीके से होती है कि जो आदमी तर्क वितर्क करता है, थोड़ा सा वो दिमाग लगाता है, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा कर के सोचता है, समझता है, तो कैसा होता है, तो वो सारी चीज़ें वे चीज़ें देखते हैं। ठीक है। तो इस तरीके की बुद्धि उनके द्वारा बताई गई है। ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर मोस्टली पढ़ने की हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है। वीडियो पॉज कर करके पढ़ लेना, बाकी कमेंट कर देना, आप लोगों को वो भी मिल जाएगा। बुद्धि भिन्न भिन्न मूल कौशलों व घटक में विभाजित होती है। प्रत्येक घटक के आधार पर व्यक्ति को सूचनाएं मिलती हैं जिनको व्यक्ति संशोधित करता है, इसलिए इस सिद्धांत को सूचना संसाधन सिद्धांत कहते हैं। अब हमें अलग अलग तरीके से चीज़ें मिलती रहती हैं, अब हम उसको एनालाइज भी करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश भी करते हैं। अगर हमें नहीं लग रहा है कि ये सही है तो हम उसमें परिवर्तन भी करेंगे। तो इसके हिसाब से इन्होंने देखिए कुछ 5 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, इनकोडिंग, इन्फेरिंग, मैपिंग, एप्लीकेशन, रिस्पॉन्स। यानी कि एक तरीके से ये पूरा प्रोसेस है कि हम चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बारे में तर्क कर रहे हैं, कुछ चेंजेस करना है, कुछ चेंजेस भी करेंगे और फिर उसका रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिली। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी आज की वीडियो ये ख़त्म होती है और इसके बाद आप लोगों को जब आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी और जल्द आएगी, ठीक है, क्योंकि कोशिश करूंगा मैं कि जल्द से जल्द आप लोगों का ये CDP पोर्शन निपटे और EVS भी आप लोगों की कंटिन्यू चल ही रही है। तो तब हम आप लोगों को आगे क्या बताएंगे, बुद्धि के मापन बताएंगे। ठीक है, कि बुद्धि का मापन किस तरीके से होता है, कैसे कैसे उसका मापन होता है। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो हम अपने बोर्ड पर ही करेंगे, क्योंकि मापन के कुछ जो फार्मूला है वो सारी चीज़ें देखेंगे, हर एक चीज़ देखेंगे। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को क्लास में बने रहने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करना। थैंक यू।